झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का कल की तैयारी बस इस एक वीडियो के माध्यम से तैयारी हो जाएगा, वो भी 1 घंटे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MSA क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो झारखंड में डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और डीएलएड एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट किया और इसी तरह से आप लोगों के लिए हम बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। आने वाले सेशन 2022-24 हो या 23-25 हो, आप लोग तैयार रहिए। अब आप लोगों का जो है तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए, अभी तक झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 के लिए 4 पेपर कंप्लीट हो चुका है। फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। और सबसे खास बात ये रहा कि पिछले 3 सेशन की तरह इस बार भी सेशन 2021-23 के लिए हमारी तरफ से जो 15 दिन पहले एग्जाम से 15-20 दिन पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया था। और ये शानदार तरीके से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था उनमें से लगभग 80% से अधिक क्वेश्चन देखने को मिला एग्जाम में। यानी अगर आपको हर पेपर में 8 सवाल पूछा जाता है और 8 सवाल के लिए हमारी तरफ से 12 या 13 ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। और उन 12-13 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन, किसी पेपर में 8 क्वेश्चन देखने को मिला, तो किसी पेपर में 6 क्वेश्चन, तो किसी पेपर में 7 क्वेश्चन देखने को मिला। इसलिए 90% तक हमारा क्वेश्चन इस बार भी हर बार की तरह देखने को मिला। और इस तरह से आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा हुआ। और आप लोग का व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम में बहुत मैसेज आता है, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, चाहे आप किसी भी सेशन के हो, कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोग के साथ जो है जुड़े रहे एग्ज़ाम के बाद भी। और आने वाले दिनों में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की तैयारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे। तो इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा MSA क्लासेस जैसे सर्च कीजिएगा आपको लोगो दिखेगा मेरा, उस लोगो को आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ फॉलो कर लीजिएगा। आपको तुरंत फॉलो बैक भी किया जाएगा हमारी तरफ से, ताकि हम आप लोगों से एग्ज़ाम के बाद भी जुड़े रहें, ठीक है। तो पेपर 5 का तैयारी कराएंगे आज के क्लास में, हिंदी पेपर। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, और आपको करना क्या है, अभी आपके पास जो है सिर्फ आज रात का समय है और कल सुबह का 1-2 घंटा जो भी है आपके पास समय रहेगा, और फिर आपको 10 बजे से एग्ज़ाम देना है। तो करना क्या है, अगर आपने अपने से जो भी तैयारी किए हैं बहुत अच्छी बात है, साथ ही आपको करना क्या है, इस वीडियो को अभी कंप्लीट देखना है और इसको देखने के बाद एक बार फिर से इसको वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं ना, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग का हिंदी पेपर का जो कॉन्सेप्ट है और जो कल का एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा क्वेश्चन, उससे आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। लेकिन इसमें आप लोगों को हिंदी पेपर का पैडागोजी कंप्लीट करवाएंगे। पैडागोजी मतलब देखिए, बताते थे क्या है क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा। कल जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसको पैडागोजी कहा जाता है, मेथड पेपर। यानी जैसे आपको 3 से 4 पेज लिखना होगा, 2 क्वेश्चन ये आएगा पैडागोजी, शिक्षण विधि वगैरह आएगा। और 3 क्वेश्चन आएगा आपको लिखने के लिए, वो आएगा ग्रामर सेक्शन से, जैसे समास, संधि, ठीक है, काल, कारक, या तो आपको लेटर लिखने के लिए आ जाता है, या तो आपको कोई निबंध लिखने के लिए आ जाएगा। तो इस तरह का ग्रामर सेक्शन से 3 सवाल रहेगा और 2 सवाल रहेगा आपका पैडागोजी, जिसमें आपको लगभग, अगर बेहतर मार्क्स उठाना चाहते हैं, बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं, तो 3-4 पेजेस आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन बी, जिसमें सेक्शन ए में आपको समझा दिया 2 पैडागोजी, और उसी का इस वीडियो में आप लोगों को इंपॉर्टेंट 5 या 6 टॉपिक से करवाएंगे। उन्हीं 5-6 टॉपिक अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो काफ़ी है तैयारी के लिए। बाकी सेक्शन बी में 3 या 4 जो है हिंदी विषय संबंधित सवाल होगा, सॉरी 3 ही होगा, ठीक है, जिसमें आपको ग्रामर पूछा जाएगा। चलिए अब आपको कंप्लीट क्लास देते हैं। पहला है भाषा। तो भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और महत्व, ये पूछ सकता है। दूसरी बात, अगर आप पेपर 7 में, चाहे आपका खोटा हो, चाहे आपका उर्दू हो, चाहे आपका बंगाली हो, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, ठीक है, संथाली पेपर हो पेपर हो, नागपुरी हो, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो आप लोगों का बाकी जो पेपर 7 में आएगा बहुत क्वेश्चन इससे भी देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे आपको भाषा के बारे में आएगा कि खोटा भाषा का क्या महत्व है, और खोटा भाषा के जो है अर्थ क्या है, खोटा भाषा का, इस तरह का पूछ लेता है ना। तो आप इन सभी को अगर तैयारी कर लेते हैं तो उसका भी तैयारी हो जाएगा। तो इस वीडियो बहुत कंप्लीट देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज के इस वीडियो में।
तो सबसे पहले आप लोग बता दें, ठीक है, कि भाषा क्या है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्यों को आपस में सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। वह विवेक हाव भाव के द्वारा अपने को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, कभी सपोर्ट शब्दों या वाक्यों के द्वारा, तो कभी सिर को हिलाकर या कभी आंखों में विचारों का आदान प्रदान हो जाते हैं। तो देखो 3 तरह से हम यहाँ पे 4 तरह से अलग अलग तरीके से भाषा का संप्रेषण करते हैं। और आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन जो है मनुष्य है, और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपना विचार जो है एक दूसरे को सामने प्रकट करना पड़ता है। तो इंसान जो है, मनुष्य जो है, अपने विचार को कई तरीके से बताता है, कोई मौखिक रूप से, तो कोई सिर हिलाकर, कोई आंख से इशारा करके। तो यही है भाषा। अब भाषा का स्वरूप आएगा, तो भाषा का स्वरूप क्या क्या है। तो भाषा का स्वरूप यानी भाषा के कितने प्रकार, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाषा का स्वरूप पूछ लिया और वहाँ पे प्रकार, स्वरूप जो है वही प्रकार है। तो भाषा का 3 प्रकार हैं, या तो हम लिख कर बताते हैं, या तो फिर हम बोल के बताते हैं, या तो इशारा करके। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं। पहला, जो हम लोग मौखिक रूप से यानी मौखिक रूप से जो बोल के प्रकट करते हैं, अपनी विचार विनिमय करते हैं, वो हुआ मौखिक भाषा। भाषा का मूल रूप मौखिक ही है, क्योंकि लिखने की अपेक्षा बोलना एक आरंभिक चरण है। कोई भी बच्चा जब जन्म होते हैं, जन्म के बाद वो जब शुरू करते हैं तो वो लिखना स्टार्ट नहीं करता है, बल्कि उसको पहले वो मौखिक रूप से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये मूल रूप से यानी ये आपका मूल रूप से मौखिक ही है भाषा का मूल रूप। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, यही है मौखिक भाषा। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है और श्रोता सुनकर उनकी बात समझता है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होते हैं, ठीक है। जैसा अभी आप लोगों को हम जो समझा रहे हैं, तो कैसे समझा रहे हैं, मौखिक रूप से। तो लिखने से पहले आपको मौखिक रूप से जो बताया, आप जानते हैं ये मौखिक रूप जो है भाषा का मूल रूप है। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ जो है पढ़ना है। तो इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक या उच्चारित भाषा, भाषा बोलचाल का रूप है। उच्चारित भाषा का इतिहास तो मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने जब से इस धरती पर जन्म लिया होगा तभी से उसने बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि भाषा जो है मूलतः मौखिक है। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। मौखिक भाषा का जो माध्यम है तो टेलीफोन है, दूरदर्शन है, भाषण है, वार्तालाप, नाटक, रेडियो। अब ये जो मौखिक भाषा है इसकी क्या क्या विशेषता है चलिए बताते हैं। यह भाषा का अस्थायी रूप है। अस्थायी मतलब जैसे अभी कुछ बता रहे हैं, कुछ देर बाद और कुछ बताएंगे, तो यह अस्थायी रूप है। उच्चारित होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। वक्ता और श्रोता एक दूसरे के सामने होता है। इस रूप की आधारभूत इकाई ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से शब्द बनते हैं, जिनका प्रयोग वाक्य में तथा विभिन्न वाक्यों का प्रयोग वार्तालाप में किया जाता है। यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। उसके बाद आपका आता है लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा समझ गए। लिखित भाषा क्या है, जिसमें हम लोग लिख कर प्रकट करते हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है, दूसरा पढ़कर उसे समझता है। इस प्रकार भाषा का रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, लिखित भाषा कहलाती है। जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उच्चारित भाषा की तुलना में लिखित भाषा का रूप बाद का है। मनुष्य को जब यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्तियों तक या आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी पहुंचा दे तो उसे लिखित भाषा की आवश्यकता होगी। यानी जिस समय, क्योंकि मनुष्य की सबसे शुरुआत क्या है, मौखिक भाषा, लेकिन मनुष्य ने यह भी सोचा कि आने वाले पीढ़ियों को, अगर आज से बहुत सारे जनरेशन आएंगे, उन सभी को अगर हमारी जानकारी पहुँचाना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये अपनाया उसमें कि लिखित रूप से भाषा का आविष्कार किया गया, ठीक है। तथा मौखिक भाषा को स्थायित्व प्रदान करना ही जो है लिखित भाषा है। यानी जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको लिख के दे देना, तो लिख के जब दे देंगे तो वो स्थायी हो जाएगा, यही है लिखित। तो लिखित चिन्हों को जो है वर्ण कहा गया है। अतः जब मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई जो है ध्वनि है और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। यानी जो हम लोग मौखिक रूप से बोलते हैं उसका जो लिखित चिन्ह है, आधारभूत जो इकाई है वो क्या है, बोलने वाला का ध्वनि और लिखने वाला का वर्ण। लिखित भाषा का माध्यम क्या क्या है, किसके माध्यम से हम लिख के अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, तो है पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण, तार आदि। लिखित भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यह भाषा का स्थायी रूप है।
इस रूप में हम अपने भावों और विचारों को अनंत काल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो स्थायी रूप है और आने वाले दिनों के आने वाले पीढ़ियों को भी हम इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह आरोप यह अपेक्षा नहीं करता कि वक्ता और श्रोता आमने सामने हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि वक्ता को है जो आगे सामने होना चाहिए, लिख के रख देगा। उसके बाद है इस रूप की आधारभूत इकाई वर्ण है और उच्चारित ध्वनियों की अभिव्यक्त करते हैं। यह भाषा का गौण रूप है। तो ये सब आपको करना है। तीसरा है लास्ट सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिसको हम लोग इशारों के माध्यम से जो है अपना विचार प्रकट करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए इसको दिखा देते हैं। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वो सब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं, यानी संकेत इशारा करके। दूसरे शब्दों में जब संकेतों या इशारों के द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करता सिपाही, ठीक है, वो इशारा करेगा, आपको सीटी मार के इशारा करते समझ में आ जाएगा कि हाँ हमको जाना है कि नहीं जाना है, रुक जाना है। उसके बाद मुख बधिर जो व्यक्ति है उनका वार्तालाप, तो ये सब जो है सांकेतिक। अब भाषा का महत्व, तो चलिए इस चीज़ को आपको बताते हैं कि भाषा का महत्व। देखिए भाषा का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर जैसे सामाजिक प्राणी होने के नाते एक मनुष्य जो है अपने विचार को प्रकट करना बहुत ज़रूरी होता है दूसरे व्यक्ति के सामने, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा। बिना भाषा का वो अपना विचार प्रकट कर ही नहीं सकता है, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे वो मौखिक रूप में हो। तो भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज़ आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है, जो आपको समझा दिए। लेकिन अगर इनका महत्व अगर पॉइंट आए तो पॉइंट आपको ये सब लिखना है। तो सबसे पहला, भाषा जो है भाव अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। जो हम लोग भाव यानी विचार प्रकट करते हैं उनकी प्रमुख साधन है। दूसरा, भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तीसरा, भाषा मानव संस्कृति और सभ्यता के विकास का साधन है। चौथा, भाषा मौलिक विचारों को संरक्षित करने का साधन है। पांचवा, भाषा मानव विकास का मूल आधार है, क्योंकि बिना भाषा से कोई भी मानव का विकास नहीं हो सकता है। छठा, भाषा वैज्ञानिक विकास का आधार है। सातवां, भाषा आर्थिक विकास का आधार है। और आठवां, भाषा राष्ट्रीय एकता का आधार है। अब बताते हैं भाषा की कुछ विशेषताएं। ये तो महत्व बता दिए, ठीक है, यही विशेषता भी है। देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हम भाषा का महत्व समझा दिए, तो अब करना क्या है, अगर आपका विशेषता आए तो आप इसी चीज़ को लिख सकते हैं। लेकिन अगर लक्षण आ जाए तो लक्षण के लिए आपको अलग से आंसर लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसका कंप्लीट लक्षण। भाषा का भी कुछ लक्षण है, जैसे मानव मुख से निश्रित। भाषा जो है उसका पहला लक्षण है कि मानव मुंह से निकलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बस लिखना है कॉपी में। अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को बस लिखिए, और बाकी जो चीज़ समझा रहे हैं ये वाला चीज़ नीचे वाला, तो ये आपको सिर्फ समझना है कि भाषा मानव मुख से ही निकलती है। पशु पक्षियों की बोलियों अंगादि द्वारा भाव प्रकाशन तथा निरर्थक ध्वनि समूह को भाषा नहीं कहा जा सकता है। अतः मानव मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों की समष्टि अथवा व्यवस्था को भाषा कहा जाता है। दूसरा, इसका लक्षण क्या है, देखिए भाषा जो है भाव संप्रेषण का साधन है, यानी अपना विचार, अपनी सोच, कुछ अपना विनिमय, यानी भाषा का लेन देन, ये जो है ये इसको बोला जाता है भाव संप्रेषण। तो भाषा जो है भाव संप्रेषण का एक साधन है। भाषा के अभाव में मनुष्य संकेतों के द्वारा ही अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर सकता है, ठीक है। हम स्वयं कह सकते हैं कि गूंगे व्यक्ति की चेष्टाओं के समान ये संकेत भाव प्रकाशन में सर्वदा अपर्याप्त ही रहते हैं। भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा, सार्थक एवं विश्लेषणीय ध्वनि। वही ध्वनियाँ भाषा के अंतर्गत आती है जो सार्थक होती है। सार्थक शब्द निर्माण करती है तथा जिनका विवेचन विश्लेषण किया जा सकता है। यानी भाषा का लक्षण ये है कि उस भाषा का मीनिंग समझा जाए। जैसे अभी आप लोग हम समझा रहे हैं तो आप लोग समझ में आ रहा है, तो ये जो समझ में आ रहा है ये आपका सार्थक है। लेकिन इसी को हम ऐसे करके बताएंगे कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ऐसा वर्ड यूज करेंगे, ऐसा सेंटेंस यूज करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्या वो भाषा होगा? नहीं। भाषा क्या होना चाहिए? सार्थक और विश्लेषण होना चाहिए। चौथा, निश्चित ध्वनि रूप, यानी भाषा में क्या होना चाहिए? एक ध्वनि रूप होना चाहिए, क्योंकि भाषा की जो है एक आवृत्ति होती है। पांचवा, पूर्ण निर्धारित अर्थ, यानी इसमें कंप्लीट जो है इसका मीनिंग होना चाहिए जो भी हम लोग भाषा यूज करेंगे। छठा, सामाजिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बच्चा जब जन्म होता है ना, जन्म के बाद जब वो भाषा सीखना स्टार्ट करते थे समाज के माध्यम से सीखते हैं। तो भाषा का उद्भव और विकास मनुष्य की सामाजिकता के फलस्वरूप ही हुआ है।
सातवां, अर्जित संपत्ति। भाषा क्या है? एक अर्जित संपत्ति है। इसको जो है सीखना नहीं पड़ता है, ये अपने आप जो है अर्जित हो जाता है, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप, अपने फैमिली, अपने भाई बहन, किसी से भी। और दधत संरचना, ये क्या है? इसको आप लोग पॉइंट कीजिएगा, बाकी समझा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, भाषा की रचना ध्वनि और शब्दों के द्वारा होती है। इस संसार की कोई भी भाषा को ले ले, हमको उनमें यही प्रवृत्ति दिखाई देगा। यानी दुनिया की कोई भी भाषा, चाहे हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, तेलुगु भाषा में बात करें, कन्नड़ में भाषा में बात करें, तो हर भाषा में अगर आप लेंगे तो उसमें क्या है कि प्रवृत्ति जरूर होगी। यानी सभी भाषाओं में दधत संरचना मिलती है, वाक्यात्मक तथा ध्वनि अक्रियात्मक। आधुनिक अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक के अनुसार यह मानव भाषा की विश्वव्यापी आधारभूत विशेषता है और परिवर्तनशील। भाषा हमेशा बदलती रहती है। भाषा का कोई रूप स्थिर या अंतिम रूप नहीं होता है। भाषा में यह परिवर्तन ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ सभी स्तरों पर होता है। तो ये है। और लास्ट पॉइंट है, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। ठीक है, तो ये कर लेना है आप लोगों को। भाषा का कंप्लीट क्लास हो गया। अब क्लास टॉपिक नंबर 2, मातृभाषा के बारे में। अगर मातृभाषा के बारे में भी आएगा तो खोटा में भी आ सकता है इसका क्वेश्चन, या बंगाली में भी आ सकता है। ठीक है, आपका कितने भी पेपर हो, ठीक है, लैंग्वेज पेपर, अगर आप पेपर 7 की तैयारी करेंगे तो ये दो जो टॉपिक है ना इंपॉर्टेंट, इसमें ये दोनों नहीं, आगे और भी टॉपिक जो करवाएंगे अभी इस क्लास में, तो उससे आपका पेपर 7 भी क्लियर हो रहा है। ये आप लोग ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बालक अपने परिवार में अपने जन्मकाल से ही जिस भाषा का अर्जन करता है वही उसकी मातृभाषा होती है। कुछ बड़े होने पर बालक इसी भाषा में अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दूसरों से मांगता है, अपने भाव दूसरों से प्रकट करता है तथा अन्य लोगों की बातें भी इसी भाषा में समझता है। वास्तव में मातृभाषा ही व्यक्ति को उसके सामाजिक स्वरूप प्रदान करती है, उसे संस्कृति एवं परंपरा से परिचित कराती है तथा उसे मानवीयता का बोध कराती है। इस प्रकार मातृभाषा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। तो दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनकी जो सामाजिक विकास, सामाजिक जो उद्भव होती है, वो सबसे पहले उसका भाषा और यानी उसका मातृभाषा से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये है मातृभाषा का मीनिंग। बाकी चलिए, मातृभाषा की कुछ डेफिनेशन दिया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो परिभाषा दी गई है कि पहले सीखी गई भाषाएं जिसमें पहले लंबे समय तक चलने वाले मौखिक संपर्क स्थापित किए गए उसे मातृभाषा कहते हैं। ये सब कम से कम तो आपको 2 डेफिनेशन ध्यान में रखना है और उसके लिख देना है। ठीक है, दूसरा, आंतरिक पहचान के आधार पर परिभाषा। जिस भाषाओं की पहचान एक देशी भाषा के रूप में होती है उसे मातृभाषा कहते हैं। और तीसरा, बाह्य पहचान के आधार पर परिभाषा। भाषाओं की पहचान अन्य लोगों द्वारा मूल वक्ता के रूप में की जाती है, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो अब आते हैं शिक्षा में मातृभाषा का क्या क्या महत्व है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिक्षा में मातृभाषा का यूज नहीं होगा तो बच्चों को सही तरीके से और एक सुचारू रूप से बच्चों को शिक्षा प्रदान करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो मातृभाषा का बहुत इम्पोर्टेंस है। मान लीजिए अगर आप ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे खोटा का जो है या बंगाली या उर्दू या कोई भी वहाँ पे ज़्यादा यूज किया जाता है मातृभाषा के तौर पर, आप मान के चलिए वहाँ पे हमको सीखना है, फ्रेंच भाषा सिखाना है, तो डायरेक्ट कोई टीचर अगर सीधा फ्रेंच में ही बात करेगा, फ्रेंच में पढ़ाएगा, फ्रेंच का ही यूज करेगा, तो क्या बच्चा सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। अगर उनको फ्रेंच पढ़ाना है तो बच्चा सीख जाएंगे। उनके लिए क्या करना है? उनको मातृभाषा के आधार पर शिक्षा देना है। और ये हमारी शिक्षा नीति में भी क्लियर है कि बच्चों को मातृभाषा का शिक्षा की ही उसका सबसे प्रमुख साधन है। इसके अलावा कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता, मातृभाषा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए शिक्षा में मातृभाषा का बहुत महत्व है। जैसे मानसिक विकास, तो मानसिक विकास के लिए विचार शक्ति की जरूरत होती है। विचारों का प्रवाह मातृभाषा के द्वारा ही हो सकता है। विचार भाषा को जन्म देता है और भाषा विचारों को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी सशक्त मातृभाषा होगी उतना ही उसका विचार शक्ति सुदृढ़ होगी। जिसके पास अपनी मातृभाषा का ज्ञान जितना ज़्यादा होगा उसके लिए उतना ज़्यादा उसका विचार शक्ति भी होगा। सामाजिक विकास, तो भाषा में साहित्य का निर्माण होता है। भाषा साहित्य के द्वारा ही समाज में परिवर्तन होता है तथा सामाजिकता का विकास होता है। इस कार्य के लिए मातृभाषा अत्यंत उपयुक्त साधन है। किसी भी मातृभाषा का जो विकास है बच्चों में, वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक
नैतिकता के आधार पर ही होती है और समाज में रहकर ही सीखते हैं। नैतिकता का महत्व भी है मातृभाषा का, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से बच्चों में, बालकों में, मनुष्य में नैतिकता का विकास हो सकती है। छठा, व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी। तो ये जो पर्सनालिटी बनाना है, पर्सनालिटी तैयार करना, निर्माण करना है, तो इसके लिए बौद्धिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक हर तरफ से मातृभाषा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक क्या है कि भाषा के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मनन, चिंतन तथा वैचारिक अभिव्यक्ति करने में सफल हो पाता है। मातृभाषा का चिंतन मौलिक चिंतन होता है जो कि मातृभाषा के द्वारा ही संभव है, अतः इस मौलिकता में सृजनात्मक का विकास होता है। अगला है उत्तम नागरिकता। मातृभाषा व्यक्ति में मानवीय जीवन को, कला का ज्ञान कराती है। मातृभाषा अपने घर और समाज के प्रति व्यवहार के साथ उत्तम नागरिकता के गुणों का भी विकास करती है। यह कार्य मातृभाषा के माध्यम से ही सफलतापूर्वक पूरा होता है। ठीक है, चलिए 7 नंबर पॉइंट है, मातृभाषा का बहुत महत्व है, सांस्कृतिक जीवन का महत्व है। तो जीवन में सांस्कृतिक का अत्यधिक महत्व है। मातृभाषा द्वारा व्यक्ति के मूलभूत संस्कारों का ज्ञान तथा यही सांस्कृतिक विचार संस्कार के रूप में जीवन दर्शन को शाश्वत बनाए रखता है। 8वां, विचार विनिमय का उत्तम साधन। विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन मातृभाषा ही है, क्योंकि सभी लोग बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अतः मातृभाषा में विचारों का आदान प्रदान बहुत ही सरलतापूर्वक होता है। अध्ययन अध्यापन की मूलधार। मातृभाषा अध्ययन एवं अध्यापन की सरलतम साधन है। भाषा शिक्षा की मूलधार है। भाषा के माध्यम से शिक्षक अपने बालकों को ज्ञान की पूर्णता से परिचित करवाता है। तो ये सारा है। उसके बाद है मातृभाषा का जितना विकास होगा राष्ट्र की प्रगति भी उतनी तेज़ी से होगी। ये पॉइंट दे देना है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट देना है कि मातृभाषा और राष्ट्रीय एकता। मातृभाषा जितनी सशक्त होगी राष्ट्रीय एकता भी उतनी मजबूत होगी। तो ये सब आप लोगों को लिखना है मातृभाषा के महत्व में। अब अगला है कि मातृभाषा का शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ऐसा कौन कौन सा उद्देश्य है कि हम लोग जो है मातृभाषा शिक्षण देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारा उद्देश्य है। जैसे कुछ उद्देश्य यहाँ पे है, पॉइंट वाइज आपको लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे भी पॉइंट वाइज है। ये क्या चीज़ है आपको बता देखिए। मातृभाषा शिक्षण का 2 उद्देश्य हैं। पहले ये लिखना है क्या क्या उद्देश्य है, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन आप लोग इस तरह से लिखना है कि मातृभाषा शिक्षण के प्रमुख 2 उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य, पॉइंट कीजिए इसको कॉपी में, और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में ये सब पॉइंट आपको लिखना है और विशिष्ट उद्देश्य में ये सब लिखना है। चलिए सामान्य उद्देश्य में क्या क्या आता है मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य। छात्रों में उचित आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, छात्रों में पढ़ने, लिखने तथा स्वाध्याय की भावना का विकास करना, छात्रों में लेखन शक्ति का विकास करना, छात्रों में अन्य दूसरे मौखिक और लिखित भाषाओं को समझने की योग्यता उत्पन्न करना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, छात्रों के अर्जित ज्ञान को भाषा के द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, उच्च कोटि के साहित्य के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान कराना जिसमें वे अपने भावी जीवन के लिए तैयारी कर सकें। ठीक है, तो ये सब सामान्य उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य। शिक्षा पालकों के प्रति निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखती है। इसका सबसे विशिष्ट उद्देश्य ही है। शिक्षा के स्तरों एवं उद्देश्यों को निश्चित करता है, क्योंकि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है वो मातृभाषा के द्वारा ही पूरा की जाती है। छात्र व्यवहार को समझने में सहायता देती है, शिक्षण परिणाम जानने में सहायता देती है और शिक्षण समस्या के समाधान हेतु सिद्धांतों का ज्ञान भी होती है। तो ये रहा 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब तीसरा टॉपिक्स आप लोगों को क्लास करवाते हैं इसमें हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, टॉपिक नंबर 3। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हिंदी शिक्षण के उद्देश्य क्या है। हिंदी शिक्षण का हम लोग क्योंकि चैप्टर 5 है ये वाला, तो इसमें जैसे आप लोग आप चैप्टर 7 में क्या आ जाएगा कि खोटा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों खोटा का शिक्षण दिया जा रहा है, तो उसके लिए आपका आंसर लिखना होगा। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछेगा, इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना तो बाकी पेपर 7 में आप लोग का बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। तो जो हिंदी शिक्षण दे दिया जाता है स्कूलों में उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे निम्नलिखित उद्देश्य। पहला, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वो उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन करके काव्य कला एवं अभिनय कला का आनंद प्राप्त कर सके और साथ ही अपने मानसिक सुख दुखात्मक भावनाओं के प्रति संतुष्टि प्राप्त कर सके। इसीलिए हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य, पहला पॉइंट। दूसरा, क्रमबद्ध विचार प्रणाली और भाव अभिमंजन के दक्ष बनाना।
उनकी शुद्धता एवं गति का निरंतर विकास करते हुए वाचन का अभ्यास कराना। ठीक है, क्योंकि क्या है, देखिए हिंदी भाषा जो है ना मैक्सिमम इंडिया में जो है हमारी राजभाषा भी इसको कहा, राष्ट्रभाषा भी कहा गया है, क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी। और इनका ज़्यादातर आपका उत्तर भारत में स्पेशली या फिर आप जितने भी हमारे इंडिया है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हर स्टेट, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो जितने भी आप लोग देखेंगे वहाँ पे हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये क्या करते हैं, बच्चों में अपने स्वभाव को बदलने में, उनकी नैतिकता उसको निरंतर और गतिशीलता प्रकट कर सके, इसलिए हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है। बालकों को मानव स्वभाव एवं चरित्र के अध्ययन का अवसर प्रदान करना, विभिन्न शैलियों का परिचय कराकर अपने उपयुक्त शैली के विकास में सहायता करना, शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सके। तो ये आप लोग अपना पेपर 7 में, चाहे खोटा, बंगाली कुछ भी आता हो, आपका पेपर है तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ज्ञान प्राप्त करने और मनोरंजन के लिए पढ़ना, लिखना, सिखाना, गद्य पद्य में निहित आनंद और चमत्कार से परिचय प्राप्त कराना, पुस्तकों में निहित ज्ञान भंडार का अवलोकन कराना तथा बालक की स्वाध्ययनशीलता के प्रति रुचि उत्पन्न करना मातृभाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। बालकों के शब्दों, ठीक है, तथा लोकोक्तियाँ आदि को कोष में वृद्धि करना, ज्ञान क्षेत्र तथा विवेक का निरंतर विकास करते हुए चरित्र निर्माण करना। इसको पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, तो उन्हें भाव अनुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचालन की कला का अभ्यास कराना, उन्हें साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना जिससे वे अपने अवकाश के समय के सदुपयोग द्वारा अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को सुसंस्कृत एवं सुखी बना सके। उसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि शिक्षा में हिंदी भाषा का क्या महत्व है। तो चलिए इसका भी क्लास देते हैं। तो शिक्षा में हिंदी भाषा का जो महत्व है, पहला है हिंदी में शिक्षा को हासिल करना आसान है। इसके कई सांस्कृतिक राज भी सीखने को मिलते हैं। इसका उपयोग वैज्ञानिक खोज में भी किया जाता है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। भारत में अन्य भाषाओं की जननी भी संस्कृत भाषा ही है, अतः संस्कृत और हिंदी भाषा में भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। हिंदी भाषा पारंपरिक ज्ञान, प्राचीनतम सभ्यता ज्ञान और आधुनिक विकास के लिए एक अत्यंत आवश्यक भाषा है। हिंदी संस्कृत का एक सरल रूप है जिसके द्वारा हम ऐतिहासिक रहस्यों को पढ़ सकते हैं और एक अनोखी खोज की जा सकती है। वर्तमान में हिंदी भाषा विश्व की प्रभावी भाषा बन चुकी है। विदेशी लोग भी इसे पढ़ रहे हैं ताकि वे आधुनिक प्रगति कर सके। इसीलिए हमें भी हिंदी भाषा में निपुण बनना होगा। इस भाषा का इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जिसे जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में शिक्षित होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हिंदी को शिक्षा में लाना बहुत आवश्यक है। तो ये रहा हिंदी और मातृभाषा और भाषा का 3 कंप्लीट टॉपिक्स। चौथा टॉपिक करवाएंगे आप लोगों को गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लास्ट में आप लोगों को एक लेसन प्लान वाला भी चीज़ समझा देंगे। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है लेसन प्लान हिंदी में, क्योंकि लेसन प्लान लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है। होता क्या है, आपको लेसन प्लान बोल देगा कि किसी भी कक्षा का एक कविता पर, ठीक है, लेसन प्लान बनाने के लिए तो आपको करना है 5 क्लास या 6 क्लास का कोई भी एक कविता, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है, याद में रखना चाहिए आपको, उसको आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ देखा जाता है एग्जाम में, जो कॉपी चेक में आपको देखने को मिलेगा, वो है लेसन प्लान का फॉर्मेट। और लेसन प्लान का फॉर्मेट कंप्लीट आप लोगों को वीडियो और उसका पीडीएफ दे दिए थे टेलीग्राम में। अगर जिनको अभी तक लेसन प्लान का पीडीएफ नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और 29 सितंबर को टेलीग्राम में जाइएगा। 29 सितंबर के डेट में आपको एक वीडियो भी मिल जाएंगे और साथ ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। उसमें जो फॉर्मेट दिया गया है उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको याद करना है और उस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है लेसन प्लान के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में भी लेसन प्लान पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको टिप्स बता दिए। चलिए आगे। गद्य शिक्षण को सामान्यतः पठन शिक्षा के समानांतर माना जाता है। तो गद्य शिक्षा, गद्य मतलब कहानी और पद्य शिक्षा मतलब कविता। तो कहानी शिक्षण भी या गद्य शिक्षण दोनों को एक सेम पढ़िएगा। तो गद्य शिक्षण को क्या है, सामान्यतः पठन शिक्षा के समांतर माना जाता है, क्योंकि इसमें पठन मतलब पढ़ा जाता है। तो गद्य शिक्षण क्या है, पढ़ा जाने वाला शिक्षण है। पठन की आरंभिक शिक्षा अक्षर, शब्द और वाक्य पठन कौशल तक सीमित है, परंतु पठन के भाव ग्रहण आदि उच्च कौशल गद्य शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। गद्य शिक्षण के समय पठन की गति, शब्द उच्चारण, शब्दार्थ,
ज्ञान व्याख्या, विचार विश्लेषण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, क्यों गद्य शिक्षण का गद्य शिक्षण दी जाती है, इसका क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य बहुत है, जैसे मनोयोग से सुनने तथा सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्य बनाना, एकाग्र भाव से पढ़ने की कुशलता उत्पन्न करना। क्योंकि जब आप किसी को गद्य शिक्षण यानी कहानी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कहानी अगर आप समझा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि बच्चा जो है मन से एकदम अंदर से जो है उसको एकाग्र होकर उसको सुनने की कोशिश करेगा और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करता है। तो इसमें ये सारा चीज़ का विकास होती है। छात्रों को उचित गति, आरोह अवरोह के साथ पढ़ने में कुशल बनाना, यानी कहानी गद्य शिक्षण के माध्यम से क्या होगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। पढ़ने का भी एक तरीका होती है जो कि इसी वीडियो में आपको लास्ट में क्लास भी होगा, भाषा शिक्षण कौशल। तो उसमें क्या है, पढ़ने की जो आपको गति होगी, आरोह अवरोह, कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, तो ये सारा चीज़ आपको गद्य शिक्षण के माध्यम से दी जाती है। विराम चिन्हों को ध्यान रखते हुए पढ़ने के योग्य बनाना, मौन वाचन करके अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में भाव अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना, छात्रों को लिपि का ज्ञान देना, छात्रों में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति सावधानी का भाव उत्पन्न करना। उसके बाद है गद्य शिक्षण का महत्व। ये तो आपको बता दें कि ये सारा उद्देश्य है, इसका महत्व क्या क्या है। लेकिन हाँ, एक और चीज़, ये आपके पास ऐसा ट्रिक्स होना चाहिए। जैसे यहाँ पे उद्देश्य है ना, तो इसी को जो देखिए उद्देश्य जो होते हैं वो पूरा करने के लिए किए जाते हैं कि ये सब होगा, और ये सब अगर पूरा हो जाता है तो वही आपका महत्व है ना। तो इसी अगर आपको पॉइंट याद रहेगा तो आप इसी को महत्व में बदल सकते हैं, वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए फिर भी हम यहाँ पे गद्य शिक्षण का महत्व मोटे तौर पर बताते हैं। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस है दैनिक जीवन में हमारे अनेक लेन देन व्यापार गद्य के माध्यम से संपन्न होते हैं। जैसे विद्यालयों में करवाया जाने वाला गद्य शिक्षण इन कार्य व्यापारों को कुशलतापूर्वक संपन्न करवाने में सहायक है। दूसरा है ज्ञान अर्जन के रूप में, आज गद्य ज्ञान अर्जन का मुख्य साधन है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ज्ञान विज्ञान की बातें हमें गद्य रूप में ही विपुल मात्रा में यानी विस्तृत मात्रा में मिलता है। अगला है भाषिक तत्वों की जानकारी। भाषा के तत्वों की जानकारी या सुगम तरीका गद्य है, कविता नहीं। क्योंकि गद्य के माध्यम से क्या है, गद्य अगर कोई भी बच्चा पढ़ते हैं ना तो वो भाषा अगर बोलने की कोशिश करेगा, उसके वो अपनी भाषा में गति लाना चाहेगा तो ला सकता है। लेकिन अगर वो कविता के माध्यम से बोलेगा कि हम भाषा शिक्षण, तो ये पॉसिबल नहीं है। कि कविता में क्या है, कविता में आपका रस होती है, उसमें छंद होती है, मतलब वो उसमें एक बहुत तरह की चीज़ होती है जो आपका गद्य में क्या पढ़ा जाता है, और इसको किस रूप में पढ़ा जाता है, इसका अगर विकास हो जाए तो बच्चों में भाषा का विकास होगा। लेकिन कविता के माध्यम से बच्चा कविता गा कर तो आपको बात नहीं करेगा। तो ये है। उसके बाद व्याकरण सम्मत भाषा, अगर गद्य शिक्षण पढ़ाया जाएगा तो उसमें व्याकरण भी आता रहेगा, तो व्याकरण आएगा तो उसमें व्याकरण का भी शिक्षा मिल जाएगा। उसके बाद है भावात्मक विकास। गद्य शिक्षण के माध्यम से बच्चों में जो है भावात्मक विकास होती है, वो अपने विचार को प्रकट करने की क्षमता रख पाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण की विधियाँ क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट विधि है जो एग्जाम में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, तो उसका कंप्लीट क्लास देंगे। चलिए, गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ क्या क्या है। पहला है अनुकरण विधि यानी सिमुलेटर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे गद्य शिक्षण का इस तरह से दिया हुआ है और आपको हम पॉइंट टू पॉइंट समझा देते हैं। बाकी आप लोग जो इसको पढ़ रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अनुकरण विधि गद्य शिक्षण के प्रमुख विधि का पहला है। इसमें क्या है, अनुकरण विधि मतलब होता है कि अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण एवं वाचन हेतु किया जाता है। इसी के साथ साथ लेखन विकास हेतु यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। कक्षा में जो भी शिक्षक पर आता है, विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण कर अपने भाषण के कौशल का विकास करती है। इसी प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में स्पष्टता आती है। इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना, लिखना, अच्छे से उच्चारण करना और नवीन रचनाएं करना सीखता है। तो अनुकरण मतलब नकल करना, मतलब किसी चीज़ को देखकर, जैसे कोई टीचर पढ़ाने आए तो उनकी जो भाषा शैली है उस सभी चीज़ों गद्य शिक्षण के माध्यम से एक अनुकरण विधि या नकल करके वो सीख जाते हैं। इससे उसको क्या होगा, पढ़ना भी सीख जाते हैं, लिखना भी सीख जाते हैं। तो ये सारा चीज़, जैसे पॉइंट नंबर 1 में लिखित अनुकरण, और उसके बाद है आपका उच्चारण अनुकरण। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है रचना अनुकरण, तो ये 3 चीज़ वो सीखते हैं। अब आते हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, इसमें व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि मतलब समझ में आ रहा है, लेक्चर यानी लेक्चर देना, भाषा का व्याख्या करना। व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन शिक्षणतम विधियों में से एक है। किसी भी क्लास में जाओ, कोई भी जाओ, आपको व्याख्यान विधि मिलेगा। तो प्राचीन समय में गुरुकुल में इस विधि पर आधारित शिक्षण कार्य किया जाता था।
उस समय लेखन सामग्री का अधिक विकास नहीं हुआ था। यह एक अमनोवैज्ञानिक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इस विधि में केवल अध्यापक सक्रिय रहता है क्योंकि वह पाठ्य वस्तु संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करता है। ठीक है, व्याख्यान विधि में क्या होता है, सिर्फ टीचर बोलता रहेगा, कहानी पढ़ाता रहेगा, बच्चा सुनता रहेगा, तो ये टीचर सक्रिय है। लेकिन शिक्षा नीति में और मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से क्या है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक केंद्रित हो, ना कि शिक्षक केंद्रित। लेकिन ये व्याख्या विधि क्या है, बालक केंद्रित है। इस विधि में विद्यार्थी मात्र एक श्रोता रहता है क्योंकि अध्यापक स्वयं पाठ का वाचन करते हैं। व्याख्यान विधि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि है। यह विधि समय की दृष्टि से बहुत ही अधिक उपयोगी है। इस विधि में सूचनाओं का आदान प्रदान ज़्यादातर मौखिक रूप से किया जाता है, अर्थात विचारों का प्रभाव एक तरफा होता है। पाठ योजना की दृष्टि से सबसे प्राचीन लिपि भी है। यह सबसे सरल और कम खर्चीली विधि है। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को जल्दी से पूरा कराया जा सकता है। तो ये सारा इसका पॉइंट दे दीजिएगा। छात्रों के बड़े बड़े समूह को इस विधि द्वारा आना संभव होता है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं, एक टीचर पढ़ाएगा, तो 50-60 अगर बच्चा होगा तो उसमें अगर पढ़ाएगा बच्चा, ठीक है, ऐसे तो अनुपात 1:40 माना जाता है, 40 बच्चा, तो 40 बच्चा को एक साथ पढ़ाने के लिए विधि बहुत अच्छा विधि है। इस विधि के कुछ दोष भी लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, लेकिन आप लोग इसको पॉइंट बना दीजिएगा अपने से, ठीक है। लगातार व्याख्यान से कक्षा में बोरिंगता आ जाती है, यानी निरस्ता आ जाती है। इस विधि में छात्र पूरी निष्क्रिय रहता है, तो सब पॉइंट कर दीजिएगा, जैसे ये नंबर पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को दीजिए। पॉइंट 3, इस विधि में छात्र पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट जो है वो निष्क्रिय होते हैं, जबकि जो स्टूडेंट निष्क्रिय होते हैं, लेकिन टीचर जो है सक्रिय होते हैं। मंदबुद्धि बालकों को इस विधि द्वारा जो है ज्ञान देना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। व्याख्यान विधि द्वारा विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन का विकास नहीं हो पाता है। इस विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में शिक्षण संभव है, ठीक है, संभव नहीं है होगा। व्यावहारिक विषयों एवं प्रयोग प्रदर्शनों को व्याख्यान पद्धति द्वारा कहना संभव नहीं है। अब गद्य शिक्षण की, ठीक है, विधियाँ, ये तो आपका हो गया कुछ विधियाँ। यहाँ पे और कुछ विधियाँ हैं, ठीक है, ये आपको जो है इम्पोर्टेंट विधि है। ये एक आपका हुआ व्याख्यान विधि, एक हुआ अनुकरण। कुछ और विधि भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका हम यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास दे रहे हैं। जैसे अर्थकथन प्रणाली, ठीक है, इसको सरल समझा देता आपको। देखिए अर्थकथन में क्या है कि कोई भी चीज़ बच्चों के सामने बता दिया गया, यानी मान लीजिए कोई पाठ आया, उस पाठ को पढ़ा दिया गया, एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको फिर उसका अर्थ निकाल के बताया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका अर्थकथन प्रणाली है। दूसरा है व्याख्या प्रणाली, जो भी आपको बता दिए व्याख्या करके। उसके बाद है विश्लेषण प्रणाली। इस प्रणाली को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि पहले पाठ पढ़ा दिया जाता है, पढ़ाने के बाद उसमें कुछ क्वेश्चन निकाली जाती है और उसका विश्लेषण करने के लिए बच्चों के सामने दी जाती है। उसके बाद है समीक्षा प्रणाली। ये प्रणाली छोटे बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बच्चों के लिए है, यानी उच्च कक्षाओं के लिए है। इस विधि में गद्य के तत्वों का विश्लेषण कर उसके गुण दोष परखे जाते हैं। और गद्य शिक्षण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है भाषाई ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि करना है, और उनकी वृद्धि के लिए शिक्षक संदर्भ ग्रंथ और रचनाओं के बारे में बताता है, जिनका अध्ययन कर छात्र पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन कर सके। इस विधि में छात्रों का स्वयं काफ़ी कार्य करना पड़ता है। यह विधि बच्चों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने में विशेष रूप से सहायक होती है। उसके बाद आती है संयुक्त प्रणाली। माध्यमिक स्तर पर इन सभी प्रणालियों को आवश्यकता अनुसार मिश्रित रूप से प्रयोग करके हम गद्य शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी ये बड़े बच्चों के लिए है। भाषाई कौशल एवं ज्ञान प्रदान, आपको लगभग जो पहला जो बता दिया ना, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, मैक्सिमम वही सब आता है, बाकी फिर भी हम आपको करवा दिए 3-4 और टॉपिक्स। अब आता है पद्य शिक्षण। पद्य का मतलब होता है कविता। गद्य पद्य में आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब कविता। तो इसका कंप्लीट क्लास देने के बाद लास्ट में आपको एक बचेगा भाषा कौशल, ठीक है, कहाँ गया, ये तो आपका पद्य विधि सब है। थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, देखिए व्याकरण की परिभाषा, और इसके अलावा एक और टॉपिक आपका आता है भाषा कौशल। तो भाषा कौशल के लिए जो है हमारी तरफ से, और ये क्या है, एक भाषा कौशल है और एक लेसन प्लान। तो भाषा कौशल और लेसन प्लान का हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। इसका क्लास उसमें आप अगर देख लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई वीडियो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आज का जो डेट है, इस डेट को याद रखिए आप लोग। आज का जो डेट है, इस डेट में यानी 11 अक्टूबर 2023 है आज का डेट, और 11 अक्टूबर 2023 को अगर आप टेलीग्राम में जाइएगा तो MSA क्लासेस जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा,
ठीक है। तो भाषा कौशल का इसमें हम नहीं करवाएंगे, अगर हो सके तो हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। अलग से उसका वीडियो बना दी जाएगी और उसका हम एक PDF डाल देंगे। दोनों में से एक आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक थे हम लोग? तो अभी पद्य शिक्षण में चल रहे हैं। रुकिए 1 मिनट। चलिए पद्य शिक्षण। किसी भी प्रकार के शिक्षण के समान कविता शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में के भाषा ज्ञान तथा अन्य प्रकार ज्ञान में वृद्धि होती है। यदि कविता का भाव तत्व एवं कला तत्व दोनों शक्तिशाली हो तो उसका हृदय पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की कविता के शिक्षण से बालकों में अपने देश, धर्म, जाति, मानवता तथा अन्य नैतिक धारणाओं के प्रति अनुकूल अभिव्यक्तियों के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। कविता का शिक्षण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि छात्र उसका अर्थ और भाव दोनों समझ सके। इसके अतिरिक्त कविता के शिक्षण द्वारा छात्रों को कविता के रस, आनंद की अनुभूति भी कराई जानी चाहिए, जिससे छात्र उसका अर्थ और भाव दोनों समझ सके। तो कविता शिक्षण क्यों दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है? तो निम्नलिखित उद्देश्य है। उद्देश्य पूछा जाए अगर एग्जाम में तो क्या क्या लिखना है। चलिए पहला है ज्ञान। तो ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। कविता जो शिक्षण दी जाती है उसका क्या क्या उद्देश्य है, तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 में ज्ञान। ज्ञान में छात्रों को शब्द योजना, शब्द शक्तियों, छंद, अलंकार, प्रस्तुत अप्रस्तुत, मूर्त अमूर्त और जड़ चेतन विधानों और विभिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति तथा शास्त्रीय ज्ञान कराना। दूसरा, छात्रों को मानव जीवन के विविध पक्षों तथा उनकी स्वयं की संस्कृति और सभ्यता से अवगत कराना। तीसरा, कविता के माध्यम से बालकों को प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराना। ठीक है। उसके बाद है इसके अतिरिक्त कविताओं के द्वारा छात्रों को सामाजिक आदर्शों, नैतिकता, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक घटनाओं तथा सामाजिक दशाओं आदि का ज्ञान कराना। उसके बाद है कौशल। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पूर्ण ध्यानपूर्वक कविता को सुने, उसका अर्थ ग्रहण करें तथा उसमें निहित भावों को अनुभव करें। बालकों को भाव के अनुसार उचित एवं आरोह अवरोह के साथ कविता को पढ़ने तथा पढ़े हुए अंश का भाव ग्रहण करते हुए रस अनुभूति करने के योग्य बनाना। तीसरा, बालक जब कविता का अर्थ, भाव तथा रस की अनुभूति करने के योग्य बन जाए, इसके बाद वे कविता के सौंदर्य का भी अनुभव कर सके और अंत में वे कविता से प्राप्त होने वाले परम आनंद को भी अनुभव करने के योग्य बन सके। तो ये ज्ञान प्रदान करना सबसे पहला उद्देश्य है पद्य शिक्षण का। दूसरा है रुचि। देखिए कविता क्या है, कविता में रस होती है, छंद होती है, ठीक है, अलंकृत होती है, जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट लगता है। तो रुचि उत्पन्न करना भी उसका क्या है, कविता शिक्षण का उद्देश्य है। अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में क्या आता है कि इसमें बालकों में, मनुष्य में आदर्श यानी उच्च गुण जो होते हैं उसको विकसित करना होता है और इस अभिवृत्ति आपका कविता के माध्यम से ही होती है। हिंदी शिक्षण में क्या महत्व है, तो हिंदी शिक्षण में पद्य का बहुत महत्व है। ठीक है। मान लीजिए आप खोटा पढ़ रहे हैं या फिर आप मान लीजिए बंगाली पढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें अगर आपका बाकी जो पेपर है ना, लैंग्वेज पेपर 7 में, तो इसमें अगर इस तरह पूछ लेगा कि खोटा शिक्षण में पद्य महत्व क्या है, तो लिखिएगा जो आपको बता रहा है यही चीज़ उसका भी आंसर है, बस उसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, यानी खोटा है तो खोटा में लिखना है। उसके बाद अगर आपका कोई पेपर बंगाली है तो बंगाली में लिखना है, संथाली पेपर है संथाली में लिखना है, नागपुरी है तो नागपुरी में लिखना है, लेकिन आपको लिखना है अपने भाषा में। ठीक है, अपने लिपि में। कक्षा के वातावरण में सौहार्दता और हर्ष का वातावरण बना रहता है। पद्य से हिंदी शिक्षण की रोचकता बनी रहती है। बालकों को स्वस्वर बनाना, ताल लाना और संगीत से परिचय कराने में सहायता मिलती है। छात्र कविताओं के सौंदर्य से भली भांति परिचित हो जाते हैं। कवियों की भाषा तथा विशेषताओं के संबंध में पता चल जाता है। छात्रों को रस, छंद, अलंकार आदि का सूक्ष्मता से ज्ञान हो जाता है। कविता के सौंदर्य की विविधताओं से छात्र भली भांति परिचित हो जाते हैं। विभिन्न साहित्यिक शब्दों के शब्द भंडार का संग्रह समृद्ध हो जाते हैं। ठीक है। इसका कोई डेफिनेशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसका कर देते हैं। कम से कम एक डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। पहला वाला शंभुनाथ के अनुसार, शंभुनाथ का कहना है कि मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम तो साधन समझता हूं। तो ये लिखिएगा कि शंभुनाथ का कहना है कि शंभुनाथ जी का कहना है कि मैं कविता को हृदय की बात हृदय तक पहुंचाने का माध्यम और साधन। चलिए ये रहा। अब
पद्य शिक्षण की भी कुछ विधियां हैं, चलिए इसको कंप्लीट क्लास देते हैं। और दो जो आपको बता दिए, एक व्याकरण शिक्षण का, ठीक है, जो अभी आपको बताएंगे, उसका पीडीएफ आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर मान लीजिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो करना क्या है, टेलीग्राम में जाना है और जाकर सर्च कीजिएगा @ ठीक है, @ जैक DLED। क्या सर्च कीजिएगा, जैक JAC जैक DLED सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमसे जुड़े रहें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा, आप हमें मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, आपको भी फॉलो बैक किया जाएगा और हमसे जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। सबसे पहला है प्रश्न उत्तर विधि और इसके प्रवर्तक है सुकरात। इसमें होता क्या है, अध्यापक पूरे पद्यों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर लेता है और इन खंडों की अलग अलग व्याख्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहला विधि है खंड अन्वय विधि, जिसको प्रश्न उत्तर विधि भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि कोई जो टीचर्स है वो टीचर करता क्या है, पहले कविता का अलग अलग खंड बना देता है और उसको अलग अलग खंड करके सुनाते हैं, पढ़ाते हैं और फिर उसको मीनिंग बताते हैं। फिर सभी खंडों को जोड़कर पूरे पद्य की व्याख्या करता है एवं अर्थ समझाता है। फिर लास्ट में क्या करता है, फिर सबको कंप्लीट एक बार समझा दी जाती है। तो यह विधि अध्यापक केंद्रित है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ही उपयोगी है, बल्कि छोटे बच्चों पर नहीं हो सकता। अगला है व्यास विधि, जिसका व्याख्या विधि का ही एक रूप है। ठीक है, और इसका प्रवर्तक है कौन, महर्षि वेदव्यास। भावात्मक पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में अध्यापक पूरे पद्य को पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करवाता है। अध्ययन के बीच बीच में उदाहरण दृष्टांत संबंधित बातें भी बताता है। छात्रों को इस विधि द्वारा रस अनुभूति होती है। यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में समय अधिक लगता है, अतः विद्यालय स्तर पर यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद एक और विधि है समीक्षा विधि, इसके बारे में आप लोगों को बता दिए। इस विधि में छात्र स्वयं गुण दोष की समीक्षा करता है। अध्यापक केवल संदर्भ ग्रंथों की जानकारी देता है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे 3-4 टॉपिक दे देगा और उसको में से इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, यह विधि भी व्याख्यान विधि का ही रूप है। यह पूर्ण विधि है जो व्याख्या विधि के बाद प्रयोग में लाई जाती है। इस तरह की विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि है। अगला है तुलना विधि। संभव वाली रचनाओं के द्वारा तुलना करके अध्ययन करवाया जाता है, जैसे एक कवि की अन्य रचना के साथ तुलना करना जिसमें लगभग मिलती जुलती बातें कही गई हो, अन्य कवि की रचना से तुलना करना, अन्य भाषाई कवि के साथ तुलना करना। यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयोगी है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आ जाता है एग्जाम में तो फिर आपको इस तरह का आंसर लिखना है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए ये रहा। उसके बाद व्याख्यान विधि तो आपको समझा दिया। व्याख्यान विधि व्याख्या करके, अर्थबोध विधि जिसमें बच्चों को जो है कविता पढ़ा के उसका अर्थ बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद पद्य शिक्षण की विधियाँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे एक है अभिनय विधि। ठीक है, पद्य शिक्षण, यह पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, यानी अभिनय विधि, क्योंकि इसमें अध्यापक अभिनय और गीत की सहायता से पदों का शिक्षण करता है, जिससे कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण रहता है। कविता में क्या कर, कोई भी एक टीचर है अगर कविता पढ़ा रहा है तो उसको नाटक करके अभिनय करके बताना पड़ता है, स्वर में, यानी एक छंद और रस होना चाहिए। तो इस तरह से अभिनय विधि बहुत अच्छा विधि है। इसमें बाल गीतों के साथ अभिनय करते हुए कविता का शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि में उद्दीपन कौशलों का विकास उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में रस अनुभूति होती है, अतः यह विधि बाल केंद्रित विधि तथा मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि से स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला है गीत विधि, जिसमें गीत यानी गीत गाकर, गीत आप तो समझ रहे हैं, गाना और गीत गाकर जो बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये रहा। बाकी व्याकरण की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याकरण शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका है एक पीडीएफ हम डाल देंगे, तो इसका क्लास बाद में आपको अलग से वीडियो आ जाएगा, या तो फिर आप लोग पीडीएफ देखे पढ़ लीजिएगा, वो हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर आप ही लोगों के लिए। बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे बना रहे, बस यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इंस्टाग्राम में आप लोगों को, इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो व्याकरण शिक्षा की परिभाषा, व्याकरण की विशेषता, महत्व, ठीक है, इसका हम कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे और इसकी कुछ विधि। इसके अलावा एक और आपको बता दिया भाषा कौशल। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको इसका क्लास हम नहीं दे पाए अभी कम समय के लिए आप लोग को। और इसका हो सकता है कि वह वीडियो आ जाए, अगर वीडियो नहीं भी आएगा तो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो को देखने के लिए। और ग्रामर सेक्शन से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। ग्रामर सेक्शन से आपको 3 सवाल बनाने के लिए आएगा।
ठीक है, ये जितना भी क्लास दिया आपको 2 सवाल के लिए ग्रामर सेक्शन से आपको जो 3 सवाल आएगा उसमें करना है क्या है आपको, या तो आपको लेटर आ सकता है लेटर लिखने के लिए, तो लेटर को तैयार कर लीजिएगा अपने माँ बाप को या अपने प्रधान अध्यापक के बारे में, जो लेटर होते हैं एप्लीकेशन वगैरह होते हैं। दूसरा, निबंध किसी के बारे में आ सकता है, मेरा आदर्श शिक्षक, इस तरह का कोई टाइटल दे देगा, उसका आपको डिटेल्स में लिखना है। और उसके बाद ग्रामर आएगा, मान लीजिए संधि विच्छेद बनाने आ जाता है, या तो आपको कोई 10 गो 12 गो वर्ड दे देगा, बोलेगा इसका वाक्य बनाइए। तो इतना जरूरी नहीं है कि इसको 3-4 पेज भरना है। ग्रामर मतलब ग्रामर में जितना लिखना होता है उतना ही लिखना है।